नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। और 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आज हम उन बड़ी खबरों की बात करेंगे जो लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें आम चुनाव से पहले लगातार बढ़ती जा रही हैं। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल को आज भी इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है, तो वहीं सीबीआई की चार्जशीट में कई बड़े राज खुले हैं। पूर्वांचल के गैंगस्टर की बंद जेल में कैसे हत्या की गई है, इस पर भी सीबीआई ने पर्दा उठाया है। वहीं इसके साथ ही परिवारवाद की राजनीति भी लगातार सुर्खियों में है। परिवारवाद की राग और सियासी नैया कैसे होगी पार, क्योंकि इस वक्त बिहार में सिर्फ परिवारवाद पर जो सियासत है वो धुआंधार तरीके से देखने को मिल रही है। वहीं अफजाल अंसारी के चुनाव लड़ने पर भी लगातार संशय बरकरार है। अब आखिर समाजवादी पार्टी इसका हल क्या निकालेगी, ये सवाल बड़ा है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब खबरों पर चर्चा होगी विस्तार से। तो शराब नीति केस में 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट में एक्टिंग सीजे मनमोहन की कोर्ट में 2 मामले हैं। पहला, जमानत पर पीआईएल जिसे एक लॉ स्टूडेंट ने लगाया। याचिका वी द पीपल ऑफ इंडिया के नाम से दायर की गई। वही दूसरी याचिका केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड पर। कोर्ट ने पहले पीआईएल पर सुनवाई की। अदालत ने न सिर्फ उसकी याचिका खारिज की, बल्कि उसके ऊपर 75,000 रुपए का जुर्माना तक लगा दिया। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर कई तीखी टिप्पणी की। अदालत ने उससे पूछा कि क्या आप संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन से हैं? अगर ऐसा नहीं है तो आपको वीटो का अधिकार किसने दिया है? तो लगातार अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर सियासी संग्राम छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। वही अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए एक लॉ स्टूडेंट की तरफ से पीआईएल दाखिल की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। 75,000 का जुर्माना तक लगा दिया गया है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल को कहीं से भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। दरअसल शराब नीति केस में 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी 2 याचिकाओं पर सोमवार को हाईकोर्ट में यानी कि आज सुनवाई हुई। वही एक्टिंग सीजे मनमोहन की कोर्ट में केजरीवाल की जमानत के लिए आज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई और याचिका वी द पीपल ऑफ इंडिया के नाम से एक लॉ स्टूडेंट ने लगाई थी। और लॉ स्टूडेंट की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है। वही हाईकोर्ट ने 75,000 का जुर्माना लगाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। वही दूसरे मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सुरेश कैत और जस्टिस मनोज जैन की बेंच में हुई। बेंच ने इसे 15 दिन के लिए लिस्ट कर दिया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभिनव लाइव जुड़ चुके हैं। अभिनव, देखिए, अरविंद केजरीवाल के मामले पर 2 अलग-अलग याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई हुई। दोनों ही याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए निष्कर्ष क्या निकाला है? क्या कुछ बड़ी बातें आज कोर्ट रूम में हुई हैं? बिल्कुल, देखिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम इस वक्त तिहाड़ जेल में है और इसको लेके एक पीआईएल जमानत के लिए उनकी दाखिल की गई थी एक लॉ स्टूडेंट द्वारा, जिसपे कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए कड़ी फटकार लगाई है याचिकाकर्ता को और इसके साथ याचिका खारिज कर दी गई है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने इसके अलावा उनसे 75,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है और तमाम तरह से टिप्पणियां भी की कि आप क्या यूएन से हैं या आपको वीटो पावर मिली है और जब वो आपकी मदद नहीं लेना चाहते तो आपको मदद दे रहे हैं। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से लगातार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और वो फिलहाल अब तक उनके लिए कोई राहत की खबर सामने नहीं आ रही है। इसी में जस्टिस मनमोहन की बेंच में आज सुनवाई होनी थी, जिसमें सुनवाई में कोर्ट ने जो याचिका पीआईएल के रूप में डाली गई थी जमानत के लिए केजरीवाल की, जिसमें कहा गया था कि जब तक दिल्ली के सीएम का कार्यकाल चल रहा है अरविंद केजरीवाल का, जब तक वो सीएम पद पे है तब तक के लिए उनको तिहाड़ जेल से बाहर निकालने की अनुमति दी जाए। लेकिन कोर्ट ने इस पर सख्त रवैया अपनाते हुए याचिका खारिज की और याचिकाकर्ता को 75,000 रुपए का जुर्माना दंड स्वरूप लगाया है। और लेकिन देखिए अभिनव, आज 2 अलग-अलग मामलों पर सुनवाई हुई। फिलहाल लॉ स्टूडेंट की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने लॉ स्टूडेंट के ऊपर एक 75,000 का जुर्माना लगाया। दूसरी जो याचिका जो सबसे अहम थी, अरविंद केजरीवाल की रिहाई की याचिका, इस पर अब तो फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है। आगे क्या टेक होने वाला है आम आदमी पार्टी का? बिल्कुल, देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो याचिका थी वो रिहाई के लिए भी लगातार दिल्ली हाईकोर्ट में पड़ी हुई, जिससे सुनवाई होनी थी, लेकिन लगातार कोर्ट अब तक अरविंद केजरीवाल को राहत देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके पहले भी तमाम बार अरविंद केजरीवाल, उनकी लीगल टीम, आम आदमी पार्टी जो है उसने हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का और तमाम न्यायालयों का रुख अपनाया, लेकिन अब तक कहीं से भी उनको जो है राहत नहीं मिलती आई। इसके अलावा राउज एवेन्यू कोर्ट में भी मामला पेंडिंग चल रहा है।
ईडी को जब से केजरीवाल ने गिरफ्तार किया तब से केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आम आदमी पार्टी के कई नेता इस मामले में, शराब नीति मामले में जेल में बंद है, चाहे सत्येंद्र जैन की बात करें, चाहे मनीष सिसोदिया की बात करें। संजय सिंह एक ऐसे नेता है जो जेल से छूट के आ गए हैं और उनकी जमानत का ईडी ने विरोध भी नहीं किया। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि कब तक अरविंद केजरीवाल को राहत मिल पाती है। जिस प्रकार से वो लंबे समय से बंद है, लोकसभा चुनाव लगातार चल रहा है, पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान जल्द होने वाला, और ऐसे में पार्टी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। दिल्ली में उनका संगठन है, पंजाब में है, गोवा में है, उत्तर प्रदेश में, तमाम राज्यों में उनका संगठन है, और दिल्ली पंजाब में तो चुनाव भी लड़ रही है आम आदमी पार्टी लोकसभा का। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए ये चिंता का विषय है कि उनके जो सबसे लोकप्रिय नेता है वो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। देखने वाली बात हुई कब तक अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत मिल पाती है। बिल्कुल, देखिए अभिनव, जहां एक तरफ लगातार बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा देना चाहिए, तो वही अरविंद केजरीवाल लगातार रिहाई के लिए हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं, याचिका दायर कर रहे हैं। फिलहाल याचिका आज भी खारिज की गई है। ऐसे में अब जो कानूनी प्रक्रिया है वो क्या कहती है, क्या और रास्ते हैं अब अरविंद केजरीवाल के पास? बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल लगातार कोर्ट का रुख अपनाते रहेंगे। कोर्ट से लगातार वो अपने लिए राहत की मांग करेंगे, क्योंकि अगर देखिए हाईकोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिल पाती, फिर वो आगे सुप्रीम कोर्ट का रुख अपना सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की ओर जा सकते हैं। वहीं ये पूरा मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में भी चल रहा है। तमाम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को लेके जो है मामला पेंडिंग है। हालांकि अब तक किसी भी कोर्ट की ओर से कोई उन्हें राहत नहीं मिली। ऐसा माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जल्द ही पूरी तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में यानी कि उच्चतम न्यायालय में जो है देश की, उससे अपने लिए बाहर आने की मांग करेंगे, जेल से निकाले जाने की, जमानत की। लेकिन वहां से क्या उनको राहत मिल पाएगी ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहले उन्होंने तत्काल सुनवाई की मांग की थी, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से मना कर दिया था। अच्छा विनोद, देखिए आज एक जो याचिका दायर की गई थी वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो PIL दायर की गई थी, इस पर भी आज सुनवाई हुई। बहरहाल हाईकोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की याचिकाकर्ता पर, लेकिन याचिकाकर्ता ने किस आधार पर अरविंद केजरीवाल के समर्थन में ये PIL दाखिल की? बिल्कुल, देखिए वो याचिकाकर्ता जो है वो लॉ का स्टूडेंट बताया जा रहा है और वी द पीपल ऑफ इंडिया के नाम से ये याचिका डाली गई थी। अब हो सकता है वो अरविंद केजरीवाल का कोई सपोर्टर रहा हो या कोई अन्य चीज रही हो, लेकिन कोर्ट इससे बेहद नाराज हुआ और कोर्ट ने लगातार कई सख्त टिप्पणियां की, कई कड़ी फटकार लगाई और इसके साथ ही 75,000 रुपए का जुर्माना भी उनके ऊपर लगाया है कि आपको इसमें दखल देने की क्या आवश्यकता है, क्या उन्होंने आपसे मदद मांगी या फिर आप UN है या वीटो पावर आपको मिल गई है। इस तरह की तमाम बातें कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कही। तो कहीं ना कहीं इसे अरविंद केजरीवाल के भी रूप में एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि वो एक कानून का छात्र था जिसने अरविंद केजरीवाल के समर्थन में एक प्रकार से याचिका डाली थी, लेकिन अब यहाँ से कोर्ट से उसको भी जो कह सकते हैं निराशा हाथ लगी। बहरहाल देखने वाली बात है कि अरविंद केजरीवाल को कब तक राहत मिल पाती है। लगातार वो 1 अप्रैल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, शराब नीति से जुड़ा पूरा मामला है, लेकिन अब तक उनको कोई राहत नहीं मिल पा रही। लोकसभा चुनाव सामने है, लगातार आम आदमी पार्टी को उनकी जरूरत है, उनके जगह जगह कैंपेन कराने की जरूरत है। संजय सिंह के बाहर आने से जरूर थोड़ा आम आदमी पार्टी को मदद मिली है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो उनके फायरमैन नेता है, दिल्ली के CM है, वो अब तक जेल में है। ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की भी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अभिनव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वही परिवारवाद पर घिरे तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पलटवार करते हुए कहा कि वो खुद 5 भाई बहन हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लालू के परिवार पर सवाल उठाने वालों को पहले खुद की जानकारी ठीक कर लेनी चाहिए। बिहार की सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली NDA सरकार इन दिनों तेजस्वी को परिवारवाद के मुद्दे पर लगातार घेर रही है। लालू राबड़ी के बच्चों की गिनती करने पर तेजस्वी ने देश के बड़े नेताओं के परिवार में भाई बहन और उनके बच्चों की पूरी लिस्ट गिना डाली। तेजस्वी का कहना है कि जो लोग लालू परिवार पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें अपनी जानकारी ठीक करनी चाहिए। संविधान निर्माता बाबा साहेब आंबेडकर 14 भाई बहन थे, सुभाष चंद्र बोस भी 14 भाई बहन थे, नीतीश कुमार खुद 5 भाई बहन हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भी 7 भाई बहन थे। देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, लड़ाई लड़ा, सुभाष चंद्र बोस जी, वो भी 14 भाई बहन थे, वो 8वां संतान थे। और जानकारी दे दें, मुख्यमंत्री जी भी 5 भाई बहन हैं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी भी 5 भाई बहन, 7 भाई बहन अटल बिहारी वाजपेयी जी। नरेंद्र मोदी जी 6 भाई बहन और प्रधानमंत्री जी के दादाजी, जो दादाजी थे, वो भी 7 भाई बहन थे।
प्रधानमंत्री मोदी जी के एक चाचा नरसिंह दास जी, उनके 8 बच्चे हैं। गृह मंत्री अमित शाह 7 भाई बहन हैं और वो खुद 7वें नंबर पर हैं। पटना साहिब के अपने रविशंकर जी 7 भाई बहन हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी 10 भाई बहन थे। राष्ट्रगान लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर 7 भाई बहन थे जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा। और यही नहीं, जो आप देखिएगा प्रखर जो विद्वान भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी जी 14, उनके 14 बच्चे थे। देवगौड़ा जी के 6 बच्चे थे। नरसिम्हा राव जी के 8 बच्चे थे। तो इस तरह की बयान जो है, जो लोग मुख्यमंत्री जी से बुलवा रहे हैं, पहले सब देख दाख करके बोलना चाहिए। ये कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे की बात होनी चाहिए, बिहार की तरक्की की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कोई विजन नहीं। क्यों नहीं मांग करे बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने का? किससे अब मांगेगी बिहार की जनता? अब तो डबल इंजन की सरकार केंद्र में उनकी, यहाँ भी विशेष पैकेज के बारे में क्या हुआ? लेकिन आजकल जब क्लेम करते हैं, हट गए तब बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को, अब पैदा तो बहुत कर दिया। इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा, लेकिन उतना किया। और उसी में कई गो बेटी को, 2 गो बेटा को, सबको लगा करके। अब आप समझ लीजिए कि ये लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं कुछ बोलते रहते हैं तो कहीं पुरानी बात को भूल जाते हैं। इसलिए हम सब जगह आपको बता देना चाहते हैं कि कोई काम नहीं होता था। और कितना ज्यादा होता था जी, कोई बाहर नहीं निकलता था, आने जाने का रास्ता नहीं था, पढ़ाई नहीं था, कोई इंतजाम कहीं पर नहीं था, इलाज तक नहीं होता था। क्या हाल है? तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनुराग इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अनुराग, देखिए, परिवारवाद की सियासत लगातार देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार ऐसे मौके आए जब परिवारवाद को लेकर वो हमलावर नजर आए, तो वही अब बिहार में सबसे ज्यादा परिवारवाद की सियासत देखने को मिल रही है। क्या परिवारवाद पर हमला करते हुए राजनीतिक दल वोट बैंक बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं? क्या अब यही दलों की राजनीति है? मुद्दों की बात की जाए, जिस तरीके से परिवारवाद का मुद्दा है जी, ये हर चुनाव में हम देखते हैं, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, बिहार में छाया ही रहता है। और इस बार जिस तरीके से नीतीश कुमार ने इस बात को लेकर आगे बढ़ाया है, तो तेजस्वी ने भी पलट के जवाब दिया है कि देखिए, देश के जो बड़े बड़े गणमान्य नेता हुए, चाहे भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, उनके बच्चों की तादाद भी 14 में थी। अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो भी 7 भाई बहन थे। और इसके अलावा तमाम जो इस समय प्रधानमंत्री है, उनके भाई बहनों की संख्या भी उन्होंने गिना दी है। तो ये साफ तौर पे दिखाई देता है कि परिवारवाद से कोई भी परिवार अछूता नहीं। तो ऐसे में जो नीतीश कुमार के जो बयान सामने आ रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुछ दिनों पहले ही जो देख रहे थे आपकी आरजेडी के साथ थे, तो उनके साथ सरकार चल रही थी। अब वो एनडीए के साथ मतलब शामिल हो गए हैं, तो एनडीए की सरकार चल रही है। तो ऐसे बयान कई बार आते रहे हैं और नीतीश कुमार के बयान तो बैकफायर भी हो जाते हैं। जिस तरीके से उन्होंने परिवार नियोजन के संबंध में भी हाल में बयान दिया था, उसको लेकर के उनकी शिक्षा लेकर हुई, उनको माफी मांगनी पड़ गई कि उनका जो तरीका था वो गलत था और वो कुछ और बात कहना चाह रहा था, लेकिन कुछ और ही मुंह से निकल गया। तो इस तरह के बयान को लेकर नीतीश कुमार अक्सर चर्चा में रहते हैं। और जिस तरह से तेजस्वी ने इस बार उनकी क्लास लगाई है, साफ तौर पर दिखाई देता है कि एक मुद्दा तो जरूर ये सामने आ गया है। और जिस तरीके से राजनीतिक हलकों को लेकर के अक्सर इस तरह की बातें उठती रही हैं कि भाई भतीजावाद को आगे बढ़ाया जाता रहा है, परिवार में ही तमाम लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आरजेडी में लेकिन देखिए अनुराग, अब की राजनीति बहुत बदल चुकी है। अब जो जनता है वो विकास के मुद्दों पर बात करना चाहती है, वो बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करना चाहती है, वो महंगाई पर बात करना चाहती है, वो इन सभी तमाम परेशानियों का हल चाहती है। ऐसे में आखिर ये परिवारवाद की राजनीति कब तक चलेगी? क्या ऐसा नहीं माना जाए कि परिवारवाद के नाम पर जो जनता है उसको, जो मुख्य मुद्दे हैं उसको भटकाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, साफ तौर से ये जो पिछली राजनीति है, आप देखिए ना, हर हलकों में होती नजर आती है। तमाम इस तरह के इश्यूज निकाले जाते हैं जिनका चुनाव से कोई लेना देना ही नहीं। अगर विकास की आप बात करें, बिजली, पानी, सड़क, ये आज तक जो आपकी जो सबसे ज्यादा मुहैया कराई जाने वाली चीज है
वो आज तक जन जन तक पहुंच नहीं पाई है, लोगों तक पहुंच ही नहीं पाई है। आज भी लोग कहीं सूखे से ग्रस्त है, कहीं किसी को पानी नहीं मिल पा रहा है, तो किसी के पास सड़क नहीं है। तमाम जगह हम देखते हैं कि वोट का बहिष्कार हो जाता है क्योंकि वहाँ पे सड़कें दुरुस्त नहीं है, लोगों को आवाजाही में तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं। लेकिन नेताओं की जो जुबानी है, बदजुबानी इसी तरीके से जुबान फिसलती रहती है और इस तरह के मुद्दे बीच में ले आते हैं ताकि उन पर ही चर्चा होती रहे। जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाए, उससे भटक जाए लोग। तो वोटरों के बीच भी इस तरह की जो चर्चाएं हैं वो लगातार बनी रहती है कि हमारे नेता को लेकर के ये विपक्ष के नेता ने किस तरह की टिकाकसी की और इसको लेकर के क्या कुछ इसमें वोट बैंक प्रभावित कर सकते हैं। इन सारी चीजों को लेकर भी तमाम राजनेता कहीं ना कहीं दिमाग लगाते हैं और अपना दिमाग लगाने के बाद इस तरह के छोटे मोटे फार्मूले निकालते रहते हैं कि इससे कहीं ना कहीं जनता का वोट बैंक जो है उसको प्रभावित किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अनुराग इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो माफिया मुन्ना बजरंगी जो इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें देख पा रहे होंगे, ये पूर्वांचल के डॉन की है। 9 जुलाई 2018 को इसकी हत्या कर दी गई, बल्कि जेल के अंदर यह हत्या हुई थी। एक दो नहीं बल्कि 4 हथियार आए थे जेल के अंदर। चारों हथियार 7.62 बोर के थे। इनमें से 3 असलाहों का इस्तेमाल मुन्ना पर गोलियां दागने के लिए किया गया था, जबकि चौथा असलाहा जिसे पुलिस ने सेप्टिक टैंक से बरामद किया गया था वो जांच को गुमराह करने के लिए लाया गया था। जिन 3 असलाहों का इस्तेमाल किया गया उनमें से एक से 5 गोली, दूसरे से 3 और तीसरे से 2 गोलियां दागी गई हैं। वहीं आज सीबीआई ने इस पूरे मामले से बड़ा खुलासा किया है। सीबीआई की चार्जशीट में आगरा सीएफएसएल की जांच रिपोर्ट और मौके से बरामद 10 खोखों की जांच के आधार पर यह दावा किया गया है कि मुन्ना बजरंगी का प्री प्लान्ड मर्डर जेल के अंदर हुआ है। तो मुन्ना बजरंगी का जेल में मर्डर हुआ है। सीबीआई ने चार्जशीट में कई बड़े खुलासे किए हैं। सीधा रुख करेंगे कलीम का जो इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, मुन्ना बजरंगी पूर्वांचल का वो डॉन जिसकी भी तूती बोलती थी एक वक्त पर, अब आज जब सीबीआई की चार्जशीट सामने आई है तो क्या कुछ बड़े खुलासे हुए हैं? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए मुन्ना बजरंगी की हत्या के मामले में जो खुलासे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से साल 2018 में बागपत जेल में उसकी जो है हत्या की गई थी, उस हत्या के मामले में कई आरोप प्रत्यारोप भी लगे थे, जेल प्रशासन पर भी कई सवाल उठे थे। और उसके बाद अगर बात की जाए साल 2020 में उसकी जो पत्नी है उसने जो कोर्ट का जब रुख अपनाया था, तो कोर्ट के रुख अपनाने के बाद ही इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई थी। और जो सीबीआई जांच की मांग पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस मामले को जांच के लिए सीबीआई को सौंपा था, और उसके बाद अब इस मामले की अगर बात की जाए तो इस मामले में सीबीआई ने जिस तरीके से जांच की थी, तो जांच में जो खुलासा किया उसमें प्री प्लान जो मर्डर की बात कही है उसका भी खुलासा किया गया। क्योंकि जिस तरीके से जेल के अंदर 4 असलहे पहुंचाए गए थे और जिस दौरान जिस बैरक में पहुंचा हुआ था मुन्ना बजरंगी, उसी बैरक में उसकी जो है गोली मारकर हत्या की गई थी और उसके शरीर पर लगभग 12 फायरिंग की गई थी, जिसमें से बताया जा रहा था कि एक गोली उसके शरीर में भी फंसी हुई पाई गई थी। और उसके बाद ही इस मामले में पूरी जांच पड़ताल शुरू हुई थी। लेकिन अगर बात की जाए इस मामले को लेकर के जिस तरीके से कई गैंगों पर सवाल भी उठे थे, जिसके बाद इस हत्या की जो जिम्मेदारी थी वो सुनील राठी गैंग ने ली थी। और सुनील राठी की गैंग ने जिस तरीके से इस मामले की पूरी जानकारी ली थी और इस मामले को जब सीबीआई को सौंपा गया था, उसके बाद 3 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। लेकिन गिरफ्तारी के बाद जो मामले की जांच है वो लगातार चल रही थी। लेकिन अब जो मामला सामने आया है, जब इस मामले की जो चार्जशीट है सीबीआई ने पूरी तैयार करते हुए सीबीआई कोर्ट में दाखिल की, लेकिन वो चार्जशीट आधी अधूरी बताते हुए उसको वापस लौटा दिया गया है। यानी कि ये यूं कहा जाए कि जिस तरीके से जो अपराधियों के नाम सामने आए थे, जिन्होंने इस घटना को पूरी तरीके से कबूला था और प्री प्लान की जो बात कही गई थी और जेल के अंदर जो असलहे पहुंचाए गए थे इस मामले में, वो पूरी बातें अभी नहीं खोली गई है। लेकिन देखिए कलीम, जेल के अंदर इतना बड़ा हत्याकांड हो जाता है, लाजमी है कि बिना किसी अधिकारी के, बिना किसी पुलिसकर्मी के सहयोग के ये पॉसिबल ही नहीं है। प्री प्लान्ड मर्डर है, इसका तो खुलासा हो चुका है, लेकिन अब कितने अधिकारियों पर गाज गिरने वाली है? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए जेल के अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर के, क्योंकि अभी फिलहाल जो सीबीआई ने है वो नाम तो नहीं खोले, लेकिन अगर कार्रवाई की बात की जाए, क्योंकि साल 2018 की बात की जाए या साल 2020 की बात की जाए, क्योंकि ऐसे कई गैंग हैं जो जेल के अंदर बैठ करके पूरा अपना
गैंग है वो चलाते हैं और उनके जो गुर्गे हैं वो लगातार क्षेत्र में रह करके जो सारे अपराध को अंजाम भी देते हुए नजर आते हैं। और उसी घटनाओं के बीच जिस तरीके से जो घटना का बजरंगी के साथ हुई थी, जिस तरीके से प्री प्लान के तहत उसकी जो हत्या की गई थी, उस मामले में खुलासा तो हुआ है, लेकिन अभी इस मामले में कौन कौन अधिकारी शामिल रहे हैं, क्या जेलर का भी इसमें पूरा योगदान रहा है, असलहे वहां तक कैसे पहुंचे हैं, इन सभी मामलों की जो जानकारी है वो अभी साफ नहीं हो पाई है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कोर्ट ने चार्जशीट वापस की है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि जो जेल के अधिकारी थे साल 2018 के, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं गाज गिर सकती है और उनके ऊपर भी एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। लेकिन देखिए कलीम, अब इस हत्याकांड के बाद से बहुत सारे सवाल एक बार फिर से खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पुलिस की अभिरक्षा में जो अपराधी है वो सुरक्षित क्यों नहीं है। अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद भी ये सवाल उठा, अभी हाल ही में माफिया मुख्तार अंसारी की जब मौत की खबर आई तो भी ये सवाल उठा, क्योंकि लगातार मुख्तार अंसारी भी कह रहे थे कि जेल के अंदर उन्हें जो स्लो पॉइजन है वो दिया जा रहा है। अब मुन्ना बजरंगी के हत्याकांड में भी सीबीआई ने जो खुलासा किया वो बहुत ही हैरान करने वाला है कि प्री प्लान मर्डर था। ऐसे में अब जब पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, तो जो पुलिस जिस पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, वो जनता आखिर पुलिस पर कैसे भरोसा करे। अब देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए पूर्वांचल के जो माफिया है, फिर चाहे बात की जाए मुन्ना बजरंगी की बात की जाए, सुनील राठी की बात की जाए, या फिर माफिया मुख्तार अंसारी की बात की जाए, या फिर जिस तरीके से धनंजय सिंह की बात की जाए, इन सभी मामलों में लगातार एक दूसरे से जो रंजिशों के जो मामले थे, उन सभी मामलों के लगातार जो खुलासों की बात की जाए या फिर उनकी हिस्ट्री खुलने की बात की जाए, वो लगातार खुल रहे हैं। लेकिन अगर सुनील राठी की बात की जाए तो सुनील राठी भी एक पूर्वांचल का बड़ा माफिया कहा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से माफिया अतीक अहमद की अगर बात की जाए, अतीक ब्रदर्स की, जिस तरीके से 15 अप्रैल को उनकी हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, शूट आउट के दौरान उनके पास से जो जिगाना पिस्टल जब मिली थी, उसके बाद जो इस हत्याकांड की भी जो जिम्मेदारी है सोशल मीडिया से सुनील राठी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा ली जा रही थी। लेकिन सुनील राठी की अगर बात की जाए, वो फिलहाल मुन्ना बजरंगी मामले में सजा काट रहा है, लेकिन अगर लॉरेंस बिश्नोई की बात की जाए, वो भी लगातार सजा काटते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अगर उसकी बात उसके साथी की बात की जाए राणा की, तो वो कनाडा से लगातार ये पूरा नेटवर्क चलाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर इसी मामले में जो पिस्टलों की सप्लाई की बात की जाए, तो उन सभी मामलों में जो अभी जो कुख्यात है, उन पर अभी किसी तरह का कोई खास शिकंजा कसते हुए नहीं नजर आया। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है। बिल्कुल ठीक है कलीम, धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूपी के गाजीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने चुनाव लड़ने पर बड़ा बयान दिया। बीते कुछ दिनों से अटकलें हैं कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव उनका टिकट काट सकते हैं। अब इस बात पर सपा नेता ने खुद बयान जारी किया है। चुनाव ना लड़ पाने की अटकलों के बीच अफजाल ने कहा कि जिससे लोग डरते हैं उसके लिए तमाम साजिश और षड्यंत्र करते हैं। सपा नेता ने दावा किया कि फर्जी और निराधार मुकदमे के आधार पर न्यायालय ने मुझे 4 साल की सजा सुना दी। अफजाल ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उसका नारा लोगों के गले नहीं उतर रहा है। लोग महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दे को लेकर बातचीत कर रहे हैं। ये लोग जिससे डरते हैं उसके खिलाफ साजिश और षड्यंत्र रचने का प्रयास करते हैं। उनमें अफजाल अंसारी के नाम की घबराहट है। देखिए, जिससे लोग डरते हैं उसके लिए तमाम तरह के साजिश और षड्यंत्र करते हैं, उस दिशा में प्रयास करते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी, उसको पता है कि यह खोखला नारा जनता के गले में उतर नहीं रहा है। जनता में सरकार की विफलताओं की चर्चा हो रही है। बेरोजगारी का सवाल, महंगाई और भ्रष्टाचार का सवाल, जिस सवाल पर कोई बात नहीं, न पार्टी के नेता और न पार्टी के प्रत्याशी। तो असली मुद्दा तो यह है चुनाव का। अब सवाल यह है कि हमारे पीछे पड़े हुए हैं, तो उन्होंने, आपने देखा पिछले दिनों उनके अथक प्रयास थे और उस प्रयास में उन्हें कुछ समय के लिए सफलता भी मिली। फर्जी और निराधार मुकदमे के आधार पर निराधार आरोप
जो आरोप समकक्ष न्यायालय ने उस आरोप से मुझे दोष मुक्त कर दिया और उसी आरोप के आधार पर उसी के समकक्ष न्यायालय ने मुझे दोष सिद्ध करके 4 साल की सजा सुना दी। हम लोग संविधान और कानून को मानने वाले लोग हैं। हमने कानून के रास्ते से अपील किया हाई कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से मेरी जमानत मंजूर हुई। फिर सर्वोच्च न्यायालय गए तो वहां से जो 4 साल की सजा का आदेश था उस आदेश को भी स्थगित कर दिया गया और हमारे अपील के निस्तारण तक वो आदेश स्थगित रहेगा, ऐसा फैसला आ गया। परिणाम स्वरूप मेरी सदस्यता भी बहाल हुई। तो अनुराग त्रिपाठी इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। अनुराग, देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी एक बड़ा बयान देते हुए नजर आए, बीजेपी पर हमलावर नजर आए। इस दौरान क्या कुछ बड़े आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं? देखिए मुस्कान, साफ तौर से आप देखिए ना, अफजाल अंसारी का दबदबा कहीं से भी गाजीपुर में कम होता नजर नहीं आता है। जी 2019 में बीएसपी के टिकट से अफजाल अंसारी जहाँ पे चुनाव लड़े थे, उन्होंने मनोज सिन्हा को हरा दिया था। मनोज सिन्हा बीजेपी को बड़ा कह रहा था, लेकिन सबसे चुनाव हाल अभी भी ऐसा ही है कि आप 4 साल की सजा हो चुकी है गाजीपुर की विशेष अदालत से अफजाल अंसारी को, लेकिन ये सजा भी सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दी। और यही मामला जो है अब हाईकोर्ट में चल रहा है। हाईकोर्ट में अब जरूर इसकी सुनवाई चल गई है, जो 2 मई को जाकर के इसकी डेट लगी हुई है। लेकिन ये गाजीपुर का गणित देखिए, ये तो इसमें 7वें चरण में चुनाव है, तो ऐसे में तमाम ऐसी उठापटक होती रहेगी। क्योंकि अभी आप देखिए मुख्तार अंसारी को लेकर तमाम सिंपैथी है वहां पर, तो बीजेपी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि अफजाल अंसारी चुनाव न लड़ पाए। लेकिन अफजाल अंसारी भी अपना कद इस तरीके से बढ़ाए हुए हैं, समाजवादी पार्टी ने टिकट दे रखा है, और इस तरीके से उनका वहां पर एक तरीके से वोटों के बीच में और वोटर जिस तरीके से उनके साथ खड़े नजर आते हैं, तो ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। बिल्कुल, देखिए अनुराग, बीजेपी ने यूपी के लिए जो मिशन 80 का लक्ष्य स्थापित किया है, उसमें कई सीटें ऐसी हैं जहां पर पेच फंसा हुआ है या त्रिकोणीय मुकाबला तीनों ही पार्टियों के बीच है। चाहे वो हम इंडिया अलायंस की बात करें जिसमें सपा कांग्रेस है, चाहे बीजेपी को देखें या चाहे बसपा को देखें। ऐसे में गाजीपुर सीट कितना बड़ा एक पेच साबित हो सकती है बीजेपी के लिए? देखिए गाजीपुर का, देखिए पूर्वांचल का जो पूरा गणित है वो गाजीपुर से आप समझ सकते हैं। मोदी की जब लहर होती है तब भी अफजाल अंसारी वहां से सीट जीत जाते हैं। बिल्कुल, वैसे साफ तौर पर देख सकते हैं कि वहां पे जो प्रभुत्व की बात कर दी जाए या लोगों के बीच में, आवाम के बीच में जिस तरीके से उनका कद है वो कहीं भी कम नहीं होता दिखता है। ऐसे में बीजेपी की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और पहले चरण में भी हमने देखा जिस तरह से रामपुर, मुरादाबाद, कैरान, उन सीटों पर चुनाव हुआ, वो चुनाव जरा घूमता दिख रहा है। बीजेपी के पक्ष में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये तो नतीजे बताएंगे। लेकिन हाल फिलहाल जिस तरह की सिचुएशन है, तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। इसलिए यही हाल पूर्वांचल का भी है। पूर्वांचल में भी गाजीपुर सीट का जो दबदबा है वो अपना अलग ही मुकाम रखता है, और इसी को लेकर के बीजेपी की चिंता बढ़ी हुई है। बिल्कुल, देखिए अनुराग, कहीं ना कहीं माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जो सिंपैथी वोट है वो लेने की कोशिश समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही कर रही है। ऐसे में गाजीपुर का समीकरण तो दिलचस्प और रोमांचक है, लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत का असर और कितनी लोकसभा सीटों पर पड़ने वाला है पूर्वांचल में? देखिए मुख्तार अंसारी की बात करें तो मुख्तार अंसारी गाजीपुर के आसपास मऊ हो गया या फिर गोरखपुर हो गया, बनारस हो गया, तमाम जो सीटें हैं आसपास की, इन सारी सीटों पर मुख्तार अंसारी का वोट बैंक था। तो वहाँ पर जो प्रत्याशी थे वो अच्छी खासी बीजेपी को टक्कर देते थे। तो वही हालात अब भी है, क्योंकि मुख्तार अंसारी अब हमारे बीच नहीं है। तो मुख्तार अंसारी नहीं है, लेकिन उनका जो सिंपैथी वोट है वो जस का तस है। तमाम उनके जो रॉबिन हुड जैसी छवि थी उनकी, भले वो माफिया रहे हो, तो लोगों के बीच में उनकी चर्चा लगातार बनी रहती है। और इसका फायदा अफजाल अंसारी को भी होता रहा है, और तमाम जो कैंडिडेट करते रहे हैं इंडी गठबंधन के जो तमाम प्रत्याशी हैं इस समय पूर्वांचल में, उनको भी इसका फायदा मिलता दिख रहा है। लेकिन बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए तमाम मंचों पर जा करके वो जो यूपी का लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेकर के तमाम वादे और जो नियति हुई है वो दिखाई देती है। इसी तरीके से जो बड़े अपराधी थे, माफिया थे, वो जेलों में है और जेलों में भी अपने अंजाम को प्राप्त कर रहे हैं। ये सारी बातें बीजेपी के द्वारा तमाम मंचों से कही गई है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद अनुराग इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ। मिनटों में जानेंगे आप